नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा और खबर यह है कि पटना गांधी मैदान के थानेदार राजेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। इससे बड़ी खबर यह है कि सस्पेंशन के बाद पटना के आईजी जितेंद्र राणा ने कहा है कि पूरे बिहार के थानेदार, हर थाने के थानेदार अच्छी तरह से समझ लें कि हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ दो बातें निकल कर सामने आती है। इसका मतलब कि पुलिस मान रही है कि गोपाल खेमका हत्याकांड में लापरवाही हुई और इसीलिए 4 महीने पहले पटना गांधी मैदान थाने के थानेदार बनाए गए राजेश कुमार को निलंबित किया गया। और यह मैसेज बिहार के 1067 थानों के थानेदार के लिए क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। देखिए, बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने थानेदार को दोषी माना है, क्योंकि सवाल तो उठे थे। गोपाल खेमका के परिजनों ने भी सवाल उठाया था, पुलिस को गुंडा तक कह दिया था और उनका आरोप था कि 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची। तो थाने से थोड़ी 200 मीटर की फरलांग पर ये घर था या बर्दात स्थल था और 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची। ये तो बहुत गंभीर मामला है। जब राजधानी पटना में थानेदार ऐसे काम करेंगे तो सुदूर देहाती इलाकों के थानेदार की क्या हालत होगी। तो पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और आईजी जितेंद्र राणा ने पूरे बिहार के थानेदारों को ये संदेश दे दिया है कि भाई बहुत हो गया, अब सर के ऊपर पानी बह रहा है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी थानेदार लापरवाही करेगा उसके साथ ऐसे ही कार्रवाई होगी। तो अभी तो केवल सस्पेंशन हुआ है दीपक, हो सकता है कि जेल भी जाना पड़े। अभी विभागीय कार्रवाई का सामना, विभागीय कार्रवाई। देखिए, थानेदार का एक पैर जेल में होता है हमेशा, एक पैर जेल में एक पैर बाहर, क्योंकि उसको स्थानीय स्तर पर मेन वही होता है करता धरता, और उससे कई भूल चूक होती रहती है। तो छोटी भूल चूक हो तब तो माफ़ की जा सकती है, लेकिन घोर लापरवाही हो, आपराधिक लापरवाही हो तो माफ़ नहीं किया जा सकता। और माफ़ करेंगे तो उसका ख़राब मैसेज जाएगा पुलिस महकमे में भी, आम जनता में भी। तो डीजीपी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ये कह दिया था, संकेत दे दिया था कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। तो पूरी जांच पड़ताल हुई और जब इस नतीजे पर पुलिस पहुंच गई कि भाई थानेदार की भूल है, चूक है, लापरवाही है, तो उसका सस्पेंशन हुआ है। 4 महीना पहले तो आए थे। और दीपक, मैं तो 35 साल से पटना को कवर कर रहा हूँ। पहले पटना के थानेदार सालों साल से जमे रहते थे पटना में और उनको एक एक क्रिमिनल के बारे में पता था, एक एक गली के बारे में पता था। उनको हटा नहीं सकती थी पुलिस या सरकार, क्योंकि वो मजबूरी बन गए थे। ऐसे थानेदार थे, उनकी इच्छा के मर्जी के खिलाफ तो कोई अब क्राइम ही नहीं हो सकता था। तो अब वो ऐसा है नहीं। अब तो सब जो पटना में थानेदार आए हैं, अनुभव ही नहीं है, पटना के बारे में जानकारी ही नहीं है, सब बाहर के हैं, क्योंकि बहुत दिनों से थे, सब रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए और अब नए थानेदार आ गए हैं जिनको पटना के बारे में अनुभव ही नहीं है। अब एक ग्रामीण इलाके में जो थानेदार काम कर चुका है और शहर में कभी काम नहीं किया, वो राजधानी के थाने को संभाल लेगा? आपको लगता है इतना आसान काम है? राजधानी में तो कब सड़क पर आपको साइकिल पर चलते हुए वीआईपी मिल जाएगा, कब कहाँ कौन मिल जाएगा, पता ही नहीं चलता। तो पटना को संभालने के लिए अनुभव चाहिए, पटना को संभालने के लिए पटना की समझ चाहिए। वो समझ थानेदारों में नहीं है और ये दिखी है। भाई, थाने से कुछ ही फरलांग की दूरी पर हत्या हो गई, डीएम का आवास भी वहाँ है, वीआईपी इलाका है और 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुँचेगी। ये तो हद हो गई। और देखिए, मुझे लगता है जो आंकड़ा छपा था अखबारों में कि 11 दिन में 31 हत्याएँ हुई, मेरे लिए वो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हत्याएं हुई ज़मीन विवाद में, ज़्यादातर हत्याएं हुई आपसी रंजिश में। उसको कानून व्यवस्था से आप सीधे नहीं जोड़ सकते। जब डकैती होती, जब किडनैपिंग होती, ठीक है, रंगदारी के लिए हत्या होती, तो अपहरण होता, तब आप कह सकते थे कि भाई कानून व्यवस्था की चुनौती है। लेकिन वैसी घटनाएं ज़्यादा अभी नहीं हो रही हैं। हत्याएं हो रही हैं भूमि विवाद में, आपसी रंजिश में। लेकिन गोपाल खेमका की हत्या ने जरूर पुलिस की चिंता बढ़ा दी है, सरकार की चिंता भी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि ये अपराध बढ़ने का संकेत है। गोपाल खेमका तो बिहार के टॉप 10 कारोबारियों में से एक थे और उनकी हत्या हो जाए तो ये संदेश है। भी हत्या कहाँ हो रही है? गांधी मैदान थाने से 200 मीटर दूर, पटना डीएम आवास के पास, पुलिस लाइन के पास। बिल्कुल। तो वो उस घटना को रोकना तो पुलिस की जिम्मेवारी बनती थी। वो अब जो पुलिस कह रही है कि भाई जो सुपारी देने वाला है उसके यहाँ ज़मीन के कागजात बहुत मिले हैं, ज़मीन विवाद होगा इसकी संभावना कम है।
ज़मीन के कागजात मिलना और ज़मीन विवाद हत्या की वजह होना, दोनों में फ़र्क है। क्योंकि अगर ज़मीन विवाद की वजह से हत्या हुई होती तो पुलिस ने अब तक पता कर लिया होता कि किस ज़मीन किस प्लॉट के लिए हत्या हुई। वो तो आज तक पुलिस बता नहीं पाई। अब जो अशोक साहब पकड़ा गया है, सुपारी देने का आरोप है, वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि हमने सुपारी दी है। और शूटर 105 किलो का है और उसके पैर में रॉड है। सवाल तो परिजन उठा रहे हैं, शूटर के परिजन सवाल उठा रहे हैं कि जो सीसीटीवी कैमरे में वीडियो है उसमें शूटर को देख लीजिए कितना तेज तरार फुर्ती वाला है, और हमारे पति को देख लीजिए 102 किलो वजन है, पैर में लोहे का रड लगा है, वो थोड़ी दूर चलता है पैदल तो हाँफने लगता है। वो कैसे हो सकता है? तो अब कहाँ चूक हुई है, कैसे एसटीएफ ने इसको इस्टेब्लिश किया कि वही शूटर है, और कैसे अशोक शाह तक पुलिस पहुंची, ये तो पुलिस ने अभी कैसे विकास उर्फ राजा का एनकाउंटर हुआ? हाँ, राजा का इनकाउंटर हो रहा है, उसको भी सवाल उठ रहा है। उसकी मां ने सवाल उठाए हैं कि पुलिस पूछताछ के लिए ले गई, मार दिया। हाँ, पुलिस पूछताछ के लिए उठा कर ले गई, मार दिया। देखिए, पुलिस कभी कभी इनकाउंटर का सहारा लेती है बढ़ते अपराध को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपराधी को पकड़ के गोली मार दीजिएगा। आप एक्शन में हैं, पुलिस गोली चला रही है या अपराधी पुलिस पर गोली चला रहा है तो कोई मर सकता है, लेकिन आप पकड़ के गिरफ्तार करके अगर आप मारेंगे तो ये तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो गया। अब जांच के बाद पता चलेगा कि उसके आरोप में कितना दम है। अब उसकी पत्नी कह रही है, सुपारी किलर की, कि मेरा पति तो चल ही नहीं सकता उतना तेज। वो कह रही है कि मेरा पति तो स्कूटर चलाना भी नहीं जानता, वो बाइक चलाता है और रोज़ अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है। उसका वजन 102 किलो है, और वीडियो पर सवाल उठा रही है कि सीसीटीवी वीडियो कहता है कि कोई और है। फिर आपने कपड़ा केवल मिला करके, उसी रंग का कपड़ा मिला के आपने कह दिया कि यही शूटर है। तो आरोप तो दोनों स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पुलिस तो कह रही है कि शूटर ने किया, लेकिन उसकी पत्नी कह रही है कि धमकी देकर पुलिस ने उससे कबूल करवा लिया कि हाँ, हमने हत्या की है। अब क्या सच्चाई है, ये तो अब पुलिस को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा और पूरा तार खोलना पड़ेगा, नहीं तो लोगों के मन में संशय रहेगा कि कहीं लीपापोती की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि आरोप तो लग रहा है। इसमें बहुत सारे मामले आ रहे हैं। कॉलेज की छात्रा का नाम सामने आ रहा है जिससे बहुत ज़्यादा बातचीत करता था अशोक साव। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है, वो इस छात्रा से लगातार टच में था। पुलिस उस छात्रा से भी पूछताछ कर सकती है, ऐसे संकेत मिले। हाँ, बिल्कुल। अब तो अशोक साव सुपारी देने वाला अगर है पुलिस की नज़र में, तो उसके संपर्क में जो भी होंगे उनसे पुलिस पूछताछ कर सकती है, उनके सीडीआर, फ़ोन के सीडीआर को खंगाल सकती है, उनके व्हाट्सएप मैसेज को डिकोड करने की कोशिश कर सकती है। और पुलिस ने एक तो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाया भी, जिसमें ज़मीन को लेकर के बातचीत हो रही है, भी झगड़ा हो रहा है। हाँ, झगड़ा हो रहा है, 2 करोड़ के लेन देन की बात हो रही है। लेकिन वो किससे बात हो रही है, वो ज़मीन के विवाद को लेकर किससे बात हो रही है, दूसरी तरफ कौन था, ये तो खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। तो पुलिस पता कर रही होगी कि भाई सामने वाला कौन था, और बता दिया होगा अशोक साहब। आज 5वां दिन हो गया है। हाँ, उसकी रिमांड की अवधि खत्म हो गई। अब पुलिस नार्को टेस्ट कराने जा रही है उमेश यादव और अशोक साव दोनों का, और इस नार्को टेस्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि दोनों क्या बोल रहे हैं। लेकिन पुलिस ने साफ बता दिया है कि हम नार्को टेस्ट दोनों का कराएंगे। भाई, नार्को टेस्ट कराने की नौबत कब आती है? जब अपराधी अपना अपराध कबूल न करे। तो पुलिस ने तो कहा था कि भाई जो शूटर है वो अपना अपराध कबूल कर चुका है। अशोक साव नहीं कर रहा है ना, अशोक साव कह रहा है कि आपको जो कहना है कह दीजिए, मैंने नहीं मरवाया। हाँ, तो उसका आप करा लीजिए टेस्ट। अगर उसमें भी वो निकल गया निर्दोष, तब थ्योरी का क्या होगा, पुलिस की थ्योरी का, कि अशोक साव ने ही सुपारी दी और शूटर ने कहा कि हाँ, इनसे ही मैंने पैसे लिए और हत्या की, तब तो पुलिस का पूरा थ्योरी ही फेल हो जाएगा, पुलिस की कहानी मड़गड़ांत साबित हो जाएगी। तो देखिए, नार्को टेस्ट होता है तो अच्छी बात है, इससे पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, और पुलिस से भूल हो सकती है, उसको छुपाने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर पुलिस अपनी भूल छिपाएगी तो असली अपराधी है, जो हत्यारा है, गुनहगार है, वो बच जाएगा। तो पुलिस को बारीकी से जांच करना चाहिए। पब्लिक प्रेशर में, दबाव में आकर, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, नहीं तो कहीं निर्दोष फंस जाएगा और जो दोषी होगा वो खुलेआम घूमेगा, उसका मनोबल बढ़ेगा, और आज खेमका को मारा, कल और किसी को मारेगा। तो जो दोषी है, जो हत्यारा है, उसका पकड़ा जाना बेहद ज़रूरी है, दीपक। और आज बिहार पुलिस ने संदेश दे दिया है अपने सभी थानेदारों को कि अब संभल जाओ, पेटी अपना बांध लो भाई, बेल्ट बांध लो, कमर सीधी कर लो, थोड़ी भी चूक हुई तो छोड़ेंगे नहीं। अभी तो सस्पेंशन हो रहा है, बड़ी आपराधिक लापरवाही पाई गई तो जेल भी जाना पड़ सकता है, और दरोगा थानेदार कब जेल चल जाए कोई नहीं जानता। एक पैर तो हमेशा जेल में रहता है थानेदार का, एक बाहर रहता है। तो मुझे लगता है कि अब थानेदारों
को होश आएगा और अब वो सावधानी बरतेंगे। तो जिस तरह से पुलिस ने नार्को टेस्ट कराने की बात कही है उमेश यादव और अशोक साव की, और रिमांड की अवधि खत्म हो चुकी है, अब दोनों को बेऊर जेल भेज दिया जाएगा। गांधी मैदान के थाना प्रभारी, गांधी मैदान के थानेदार एसएचओ राजेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है और साथ ही बिहार के 1068 थानेदारों को यह सीधा सीधा मैसेज दे दिया गया है कि अब लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में पुलिस मुख्यालय नहीं है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।